Hello everyone, welcome to the official channel of Samiksha Institute. Here, we will be providing you with all the latest information about various job vacancies and also videos related to various competitive exams. We hope you find our channel useful and help you in your studies. कौन सा टॉपिक कि प्रबंधन के सहायक कार्य, क्या प्रबंधन के सहायक कार्य, प्रबंधन के सहायक कार्य। और इसमें हम लोग कितने कार्य को देखे तो 4। पहला क्या था आपका, ये संचार या संप्रेषण। नेक्स्ट क्या था, निर्णयन यानी कम्युनिकेशन। फिर डिसीजन मेकिंग, निर्णयन। फिर नवाचार यानी इनोवेशन, नवाचार इनोवेशन। और अगला और अंतिम हम लोगों ने प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले मेंस में कि ये प्रबंधन के सहायक कार्य निम्नलिखित में से क्या क्या होता है। विकल्प ए संचार या संप्रेषण, बी निर्णयन, सी नवाचार इनोवेशन, डी उपर्युक्त सभी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। या इसमें से इसको हटा दिया और फिर ये दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन कौन क्या है प्रबंधन के सहायक कार्य हैं। तब ये ए निर्णयन, बी नवाचार, सी प्रतिनिधित्व, डी उपर्युक्त सभी। तभी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी उपर्युक्त सभी। ऐसा आप करने में कब सक्षम हुए, जब आपको ये पता था कि प्रबंधन के सहायक कार्य क्या क्या होते हैं। तो सहायक कार्य क्या क्या है, संप्रेषण, संचार, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग, नवाचार इनोवेशन और प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नंबर 1, संचार का मतलब ये होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान। संचार का मतलब क्या होता है, सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक, आदान और प्रदान। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। ये होता है कम्युनिकेशन। और अगर और डीप में जाएं तो सही मायने में संचार तब होता है जब वक्ता और श्रोता दोनों के बीच में सही ढंग से संवाद हो। यानी जैसा कहना चाह रहा है उसी रूप में अगर सुनने वाले ने समझा तब तो संचार होगा, अदरवाइज नहीं। यानी कम्युनिकेशन या संचार केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। सूचना का मतलब, यहाँ संचार का मतलब समझ होता है। मैं जिस रूप में पढ़ाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अगर आपने उसी रूप में समझा तब तो संचार हुआ, संप्रेषण हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। और यदि मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ और आप समझ रहे हो कुछ और, तो सूचनाएं तो गई, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हुआ, लेकिन उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। मैं बता भी रहा हूं, आप सुन भी रहे हो, लेकिन उसे हम संचार या संप्रेषण नहीं कहेंगे। जैसा मैं चाह रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, अगर उसी रूप में आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, इसको हम कहेंगे संचार या संप्रेषण। अब सवाल यह है कि संगठन में, यानी जब एक किसी भी संगठन में मैनेजर इसका प्रयोग कैसे करेगा,
मैंने कहा ना ये क्या है, प्रबंधन के सहायक कार्य, एक्सिलरी एक्शन ऑफ द मैनेजर। तो इसमें अगर प्रबंधक अपने स्टाफ से कुछ और कह रहा है और स्टाफ कुछ और समझ रहा है, वो करने को कुछ और कह रहा है और वो कर रहा है कुछ और, तो जो ये इसका उद्देश्य होगा मैनेजर, वो उद्देश्य की प्राप्ति करवा पाएगा क्या? संभव ही नहीं है। उसने कहा मार्कर लाने के लिए और अगले डस्टर लेके चला आया, उद्देश्य की पूर्ति हुई? उद्देश्य की पूर्ति तो तब होती ना जब उसके पास मार्कर मांगा, वो मार्कर ही सुनता और मार्कर ही लाता। मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन क्या है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सर जैसे संप्रेषण शब्द है जी, इसमें आगे सम जुड़ा हुआ है। हाँ सम मतलब हाँ, यही कि जो समान रूप से आदान, बिल्कुल सही समझा, राइट एक्सप्लेनेशन। जिस रूप में हम कर रहे हैं उसी रूप में आप समझ रहे हैं तो समान हुआ ना। अगर हम कह रहे हैं कुछ और, आप समझ रहे हैं कुछ और, तो समान थोड़ी हुआ। इन्होंने, तिवारी जी ने बहुत सही आइडिया निकाला, ठीक है ना। एक अच्छा उदाहरण था इस चीज़ को समझने के लिए। सम तो तब होगा ना जब कहने वाला और सुनने वाला एक जैसा, समान रूप से। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बात करें। मैंने कहा था कि निर्णयन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि मैनेजर जो कुछ भी करवाना चाहता है अपने स्टाफ से, वो करवाने के पहले वो क्या करेगा? निर्णय लेगा कि हमें क्या करवाना है, कब करवाना है, कहाँ करवाना है, किससे करवाना है, किस तरह से करवाना है। ये सारा कुछ क्या है? निर्णय। तो इसी बात को मैंने कहा था ना कि निर्णयन सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग सबसे अच्छा किसका माना जाता है? इसके प्रणेता कौन है? हर्बर्ट साइमन। बताता ना कि जिस तरह वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर हैं, उसी तरह से निर्णयन के जन्मदाता कौन है? हर्बर्ट साइमन। वैसे तो लगभग सभी लोगों ने बात किया है, बट ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उनका सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी काफ़ी व्याख्या उन्होंने की है और हम लोग भी इसको अलग से ही, आपका अगला टॉपिक ये होगा, प्लानिंग के बाद आगे आएगा। तो अभी आप केवल यहाँ पे इतना जानिए कि एक प्रबंधक हो या स्टाफ हो, वो जो भी काम करेगा किसके माध्यम से करेगा? निर्णयन के माध्यम से, कि क्या काम करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस ढंग से करना है, कैसे करना है। ये सारा का सारा किस पर निर्भर करता है? आपके निर्णय लेने की क्षमता पर। जिस दिन आपने निर्णय लिया होगा पटवारी बनने का, तभी तो आप कोचिंग आए और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे, पास कर जाएंगे, पटवारी बन जाएंगे। ये किस पर निर्भर किया? आपके द्वारा लिए गए निर्णय पर। अगर पटवारी बनने का निर्णय नहीं लेते तो शायद आप यहाँ नहीं होते। यानी एक आम व्यक्ति से लेकर मैनेजर तक, चूँकि बात यहाँ मैनेजमेंट की हो रही है, तो मैनेजर जो कुछ भी करता है किसके माध्यम से करता है? निर्णयन के माध्यम से। वो पहले निर्णय लेता है कि करना क्या है। मेरा ख्याल है निर्णयन आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है क्या? नवाचार, इनोवेशन। तो जब तक मैनेजर के दिमाग में नए नए विचार नहीं आएंगे, तब तक क्या वो संगठन को आगे बढ़ा सकता है? कतई नहीं। या ये तो लागू होता है हर जगह, लेकिन मैनेजर पर ये खास तरह से लागू। मैंने कहा था ना कि एक अच्छा मैनेजर वह हो सकता है
जब वो अपने प्रबंधकीय कार्य के तहत जो भी उसको काम करवाता रहा है अभी तक, जिन साधनों का प्रयोग करते हुए, चाहे वो तकनीकी साधन हो चाहे मानवीय साधन है। प्रबंधन क्या है? मानवीय और तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो अगर मैनेजर में इनिशिएटिव पावर नहीं है, अगर उसमें पहल करने की क्षमता नहीं है, अगर उसके अंदर नवाचार का गुण नहीं है, तो वो एक अच्छा मैनेजर साबित नहीं हो सकता, कंपनी को मल्टी डायमेंशनल नहीं बना सकता। फिर जो चल रहा है वही चलता रहेगा। लेकिन अगर उसमें नवाचार की क्षमता है, नए नए निर्णय, नए शोध करने का, नई चीज़ें सोचने का अगर उसके अंदर क्षमता है, तो एक बेहतर प्रबंधक हो सकता है। ठीक, तो प्रबंधन का एक सहायक कार्य क्या है? नवाचार, यानी हमेशा वो नए नए तकनीकों की खोज करता रहे, इजाज़ करता रहे कि हमको इसी काम को इससे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिर वही बात, कम इनपुट एंड ज़्यादा आउटपुट। ये कब संभव है? जब उसमें ये इनोवेटिव होगा, उसमें नवाचार का गुण होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। अगर वो कितना भी अच्छा प्रबंधक है, ठीक है, अगर वो अपना ठीक ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है, उसको जो काम करवाना है, जिससे करवाना है, तो क्या करवा पाएगा? क्या वो नहीं। या कभी कभी क्या होता है आपको कि अगर ये एक प्रबंधक है, किसी कारण से उसको जो यूनिट दिया गया है, अगर वो किस दिन नहीं आ पाया है, उसी शाखा का दूसरा अगर हेड है, अगर उसको कि आप मेरा काम आज देख लेना, किसी कारण से आज मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। अब उस दिन मैनेजर कार्य कौन करेगा? उसका जो सहायक होगा दूसरा, वो करेगा। ये होता है क्या? रिप्रेजेंटेशन। मेरा ख्याल समझ गए होंगे आप। आइए अब आप अपने नोट्स में भी एक बार इस चीज़ को हम लोग रेखांकित करते हैं कि अपना देखिए, संवहन या संचार, इसमें क्या है? संवहन से आशय, ये सही कर लीजिएगा आप लोग। संवहन से आशय एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधन संस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंधन के द्वारा अंशधारियों, ग्राहकों, ये अंशधारियों कौन होता है पता है? अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। ठीक है। अच्छा, ये शेयर होल्डर क्या होते भाई? अच्छा, बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, बता दे रहा हूँ। दरअसल मान लीजिए कि कोई कंपनी लगाने के लिए उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और किसी कंपनी के संस्थापक के पास, जो कंपनी लगाना चाहता है, उसके पास केवल 50 लाख रुपए हैं। ठीक, तो वो क्या करेगा? वो 1-1 लाख का शेयर जारी कर देगा। तो जहाँ 1 करोड़ की ज़रूरत है, क्या वो 1 लाख जो रखा है लगा लेगा क्या कंपनी? नहीं। लेकिन वो इतना तो कर सकता है कि वो 1 लाख रुपए का शेयर खरीद ले, उसकी भी कंपनी में भागीदारी हो जाएगी, और जो प्रॉफिट होगा उसी के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर 100 रुपये की आमदनी हुई तो 50 रुपया ये ले लेगा, जो मेन, जो 50% का शेयर धारक। और अब 1-1 रुपया 50 लोग, जिन लोगों ने क्या किया है, वो 1-1 लाख का शेयर खरीदा, उनको उसी हिसाब से, मतलब जिसका जितना शेयर है, हिस्सा है, वो दे देगा। ठीक है। ये होता है शेयर। शेयर मार्केट आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। वो ही क्या, आप किसी कंपनी का ही तो शेयर लेते हो, और कंपनी अगर घाट, उसमें फ़ायदे में गई, उसी हिसाब से आपको मिल जाता है। नुकसान में गई तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि उसके आप क्या हो? हिस्सेदार हो।
लाभ में भी और हानि में भी। आपने क्या देखा कि अंशधारियों, ग्राहकों, जनता और सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। अगर अपना शेयर जो भी प्रबंधक अगर जिस भी कंपनी का जारी करता है, अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो कितना का शेयर निकल रहा है, क्या उसका वर्तमान मूल्य है, कैसे, तो आप शेयर खरीदेंगे क्या? नहीं, तो बताना पड़ेगा ना। यही तो हो गया क्या? संचार। बिना संचार के ये संभव है क्या कि किस कंपनी का शेयर आने वाला है, कितने का शेयर आने वाला है, कैसे? यानी उसको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। वही क्या कहलाएगा? संचार, यानी कम्युनिकेशन या संप्रेषण। फिर है आपका प्रबंधन। जहाँ जहाँ ये सेम वहाँ लिखा है, सारे लोग उसको क्या कर लेंगे? संचार या संप्रेषण कर लेंगे। ठीक है ना, बार बार मुझे बताने की जरूरत न रहे। ठीक है, तो लिखिए कि संवहन प्रबंधन का संचार कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभावी संवहन ही संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यों, नीतियों, आदेशों व उपलब्धियों के विषय में संलग्न व्यक्तियों को पूर्णतः सूचित करता है। ये जहाँ जहाँ पे संचार आप वही कर लेंगे, इसलिए आपका सेंटेंस नहीं बैठा, तो कर लीजिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट उपक्रम। उपक्रम का मतलब कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइज कंपनी होती है ना, वही उपक्रम की सफलता काफ़ी मात्रा में प्रबंधन के प्रबंधकीय कार्यों की कुशल संदेशवाहक पर निर्भर करती है। अतः संप्रेषण सही, पूर्ण, समयानुकूल व प्रभावी होना चाहिए। अगर सही समय पर अगर सही सूचना अपने अधीनस्थों को नहीं दिया तो लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा, पॉसिबल संभव नहीं होगा। इसलिए सही समय पर सही संचार का होना आवश्यक है। मान लीजिए अगर कोई कल अगर वो हैं आपके जिलाधिकारी महोदय हैं, कल आपकी ड्यूटी डबरा तहसील में लगाएं और पता चले रात में आपकी तबीयत हो गई खराब, तो अगर सही समय पर आपने सूचना नहीं दिया डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, तो दिक्कत हो जाएगी ना वहाँ पे। अगर सही समय पर सूचना दे दिया तो क्या करेंगे? अब किसी अन्य पटवारी को उसको भेजेंगे। तो इसलिए ये दोनों ओर से संचार, किसी एक ओर से एक तरफा नहीं होता है, संचार टू वे होता है। टू वे का मतलब होता है कि दोनों ओर से, है ना, कि अगर आपको अगर कोई असमर्थता है, कोई बात है, तो आपको भी बताना होना, उनको कोई आदेश निर्देश देना है तो वो आदेश निर्देश देंगे, आप रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये कैसे संभव है? संचार के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट आपका निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग। तो प्रबंधन व्यवसाय में जो भी कार्य करता है वह निर्णय के द्वारा ही संपन्न करता है। ठीक है, समझा दिया हूँ, केवल लाइन बाय लाइन आप देखते चले जाइए। प्रत्येक उपक्रम, चाहे उसका आकार बड़ा हो या छोटा, प्रवर्तन से समापन तक सभी आवश्यकताओं में निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है या निर्णय लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, निर्णयन एक बौद्धिक क्रिया है जो सर्वोत्तम विकल्प के चयन से संबंधित है। अनुभव, विवेक एवं अंतर्ज्ञान निर्णयन की परंपरागत विधियां हैं, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान, सांख्यिकीय विधियां एवं मॉडल निर्माण इसकी आधुनिक विधियां हैं। नेक्स्ट, उपक्रम की सफलता काफ़ी मात्रा में प्रबंधन के निर्णयों पर निर्भर करती है, अतः प्रबंधक को बड़ी सावधानी से सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उसके एक निर्णय पर पूरे कंपनी की सफलता असफलता निर्भर करती है। जितने ही प्रबंधन में जितने उच्च स्तर के हैं, आप देखते हो ना, मैनेजर होते हैं, फिर जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर,
ठीक है ना, यानी मैनेजर के ऊपर मैनेजर होते हैं। तो जितने उच्च स्तर का मैनेजर होगा उस पर ही कंपनी के सफलता असफलता का सारी जिम्मेदारी है। उसका एक निर्णय कंपनी को बॉटम टू टॉप भी पहुंचा सकता है और टॉप टू बॉटम भी ला सकता है। यानी जो कुछ भी प्रबंधक करता है वह उसके निर्णय पर ही निर्भर करता है। अच्छा, एक अच्छा निर्णय कब ले सकते हो, इसकी बात हर्बर्ट साइमन करते हैं, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसकी एक झलक मात्र यहाँ देता हूँ। वो यही कहते हैं, कौन, हर्बर्ट साइमन, कि अगर जितने विकल्प हैं किसी भी कार्य करने के लिए, जितने विकल्प हैं उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णयन है, डिसीजन मेकिंग है। ठीक है ना। हमें यहाँ से अगर इस इंस्टीट्यूट के हेड ब्रांच पर जाना हो फूलबाग, तो एक ये भी हो सकता है कि हम पैदल जाएं, ये भी हो सकता है बाइक से जाएं, ये भी हो सकता है कि कार से जाएं। तीनों के आर्थिक मूल्य अलग हो जाएंगे, लेकिन दूसरा पहलू क्या है, टाइम टेकिंग। पता चले हो सकता है जब तक आप पहुंचे डायरेक्टर सर कहीं चले गए, तो पैसा बचा के ही क्या कर लिए, नहीं। या फिर अगर वो है, अगर आपके पास सफिशिएंट समय है, तो हम कार से जाकर अतिरिक्त व्यय क्यों करें, हम बाइक से जाके, संभव हो तो पैदल। तो क्या 3 विकल्प थे ना, तो समय अनुसार ये कौन सा विकल्प सर्वोत्तम विकल्प होगा, सबसे अच्छा विकल्प होगा, इसी का चयन करना क्या है, निर्णयन है। और बाकी मैं पूरा डिटेल जब आगे निर्णयन पढ़ाऊंगा तो ये आएंगे ही नहीं, मैं वहाँ पर भी डिटेल आपसे चर्चा करूँगा। अभी आप इतना समझ गए होंगे कि एक प्रबंधक जो भी कार्य करता है वह क्या करता है, उसके निर्णय पर ही निर्भर करता है। जितना अच्छा निर्णय लेगा, जितने सही समय पर निर्णय लेगा, उतना ही अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। नेक्स्ट है आपका नवाचार या नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन। ठीक है, इसमें नवाचार या नवप्रवर्तन प्रबंध का वह महत्वपूर्ण सहायक कार्य है जो केवल नवीन एवं सुधरे हुए उत्पादों या नई तकनीक खोज तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत नवीन कार्य पद्धतियाँ भी शामिल हैं। ठीक है, यानी प्रतिदिन एक प्रबंधक को चाहिए कि वह अपने संगठन में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र का हो चाहे निजी क्षेत्र का हो, वो नई नई तकनीकों का प्रयोग करे, नई नई कार्य करने की शैली का विकास करे। ठीक है, तो वो मैनेजर एक अच्छा मैनेजर यानी अच्छा प्रबंधक हो सकता है, अपने कंपनी को नुकसान से लाभ में ला सकता है। नेक्स्ट है, व्यवसाय के विकास के लिए यह जरूरी है कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन, विपणन मतलब मार्केट में चीज़ों को पहुंचाना, मार्केटिंग, फिर नियंत्रण, संचालन, अभिप्रेरणा एवं मानवीय व्यवहार के अन्य सभी क्षेत्रों में नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। ठीक, नेक्स्ट है, इसी उद्देश्य से बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन क्या करते हैं, शोध एवं विकास विभागों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपका ये समीक्षा इंस्टीट्यूट है। आप कभी हेड ऑफिस पर जाएं, आप जितनी चीज़ें यहाँ देखते हैं ये तो मिलेगा ही, आपको क्लासरूम भी मिलेगा, पढ़ाने वाले टीचर भी मिलेंगे, काउंसलर भी मिलेंगे, लेकिन इससे जो अलग मिलेगा वहाँ पे R&D, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग,
ये आपको वहाँ पे मिलेगा। और उसका काम क्या है कि नई नई चीज़ें जो भी क्या बेहतर स्टडी मटेरियल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है, वो उस पर शोध करता है, रिसर्च करता है और इन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। आपको पता होना चाहिए कि जब ये पटवारी की वैकेंसी की घोषणा हुई, इसके नए पाठ्यक्रम की घोषणा हुई, तो आपका R&D डिपार्टमेंट तुरंत एक्टिव हुआ। सबसे पहला अगर एक्टिव होने वाला डिपार्टमेंट था तो वो है R&D। उसने तुरंत आपके सिलेबस को पढ़ा, समझा, सुना, देखा और तुरंत दिनों रात आप कह सकते हो, जिसे आप कह सकते हैं युद्ध स्तर पे, क्योंकि आपके सामने ये नया वो था यूनिट। इसके पहले पटवारी के एग्जाम में कभी जनरल मैनेजमेंट नहीं था, तो उसने दिन रात अथक परिश्रम करके कम समय में आपके सामने स्टडी मटेरियल रखा ताकि आप जनरल मैनेजमेंट की तैयारी अच्छे से कर सकें। और ये 25 क्वेश्चन आपके जनरल मैनेजमेंट से आए, उसमें मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर आप दे पाए। ठीक है, तो आपका काम 8 विषय पर देखना था, इसका काम केवल इसका, या जो हमारा R&D डिपार्टमेंट, अब उसमें भी क्या था, R&D डिपार्टमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच में काम कर रहा था। ठीक है, कि उसे 8 पेपर पर, अब उसमें 8 पेपर एक अलग अलग बंदे को दे दी गई। अब वहाँ पे प्रबंधक कौन थे, डायरेक्टर सर, उनको ये कौन काम बेहतर कर सकता है, मैनेजमेंट में भी गुण होना चाहिए ना, शायद जिसका उल्लेख अब यहाँ पे नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो बहुत मैनेजर के लिए बहुत कॉमन बात है कि वो अपने स्टाफ के योग्यता को समझे और उसके अनुरूप कार्य सौंपे। यही तो मैंने उधर पढ़ाया है, ये बात आपको पढ़ा के आया हूँ। तो उन्होंने 8 पेपर में कौन बेहतर कर सकता है, कौन सा काम बांटा और बहुत कम समय में आपके सामने हो गया। अगर यहाँ पे बहुत सारी कोचिंगें हैं जो अभी यहाँ तक सोच भी नहीं पाई होंगी कि करना क्या है, कोचिंग सब खोल के बैठ गए हैं, सारे ने घोषणा कर रखा है, लेकिन जरा बताओ ये कौन कोचिंग इस तरह से, ठीक है वो एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन आपके सामने कंटेंट लाके खड़ा तो कर दिया। आपके पास बुक अवेलेबल तो है जहाँ से आप मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, जो अब आपका नेक्स्ट है वो क्या है, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन। प्रबंध उपक्रम का प्रतिनिधि होता है और इस कारण उसका यह सामाजिक दायित्व होता है कि वह कंपनी का हित संवर्धन करे। ठीक है, वो बात छूट गया है सर। अगला, ये वह कंपनी से हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों जैसे कर्मचारी, अंशधारी, ऋणदाता, उपभोक्ता, सरकार आदि के सम्मुख संगठन का प्रतिनिधित्व करे यानी रिप्रेजेंट करे। अभी जो उदाहरण बताया था, क्या हो गया कि ये अगर डीएम साहब किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं तो अपना जिसको ऑथराइज करके भेजा वो क्या करेगा, डीएम साहब का प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। अब जैसे सपोज दैट अगर हमारी तबीयत खराब हो गई तो मैं अभी जो उस दिन जो आपकी क्लास होनी थी मैथ की, मैथ वाले टीचर नहीं थे तो मैथ वाले टीचर की ओर से मैंने प्रेजेंट किया ना, यही चीज़ होता है प्रेजेंट। तो इनको ये मैनेजर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो शेयर धारकों के समक्ष, ग्राहकों के समक्ष, सरकार के समक्ष, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना सरकार के परमिशन के नहीं बन सकती, तो वो क्या करे, अपनी कंपनी को सरकार के सामने, ग्राहकों के सामने, शेयर धारकों के सामने, ऋणदाताओं के सामने रिप्रेजेंट करे, यानी प्रस्तुत करे, अपने आप को प्रेजेंट करे। तभी तो जिनको अच्छा लगेगा आपके शेयर लेंगे, आपके प्रोडक्ट लेंगे, सरकार आपको परमिशन दे दी कि आपको इसका प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। क्या बिना प्रतिनिधित्व का संभव है क्या? बिना सरकार को क्या पता है कि कौन क्या करने वाला है? तो यानी इनको अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अब जो अगला है, एक और प्रबंधकीय चिंतक हैं मिंजबर्ग,
क्या है? मिंजबर्ग। मिंजबर्ग इन्होंने, ये प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, मिंजबर्ग ने ये वहाँ पे ये मैकलिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। और ये प्रबंधकों की क्या भूमिका हो सकती है, मैनेजरियल रोल क्या है, प्रोपाउंडेड बाय हेनरी मिंज, मतलब कि हेनरी मिंजबर्ग द्वारा प्रतिपादित प्रबंधकीय भूमिकाएं। तो ये एक तरह से थिंकर हैं, ये प्रबंधक की क्या भूमिकाएं हो सकती, क्या रोल हो सकती है, उस पर इन्होंने अपना विचार दिया है। वो ये है कि हेनरी मिंजबर्ग का कहना है कि प्रबंधक परंपरागत प्रबंधकीय कार्यों यानी कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि को करने के स्थान पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक मैनेजर को क्या क्या करना चाहिए वो न करके किसी अन्य कार्य में बिजी रहते हैं। इन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पाया होगा इन्होंने। नेक्स्ट, ये मिंजबर्ग ने प्रबंधकों के परंपरागत कार्यों को लोक रीति पर आधारित वर्गीकृत कार्य बताया है। और इसमें मतलब उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो निष्कर्ष दिए हैं वो ये है कि मिंजबर्ग ने प्रबंधकों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित रिसर्च किए हैं। पहले इन्होंने रिसर्च किया, फिर जो डेवलप करके जो विचार दिया वो क्या है, वो ये है कि प्रबंधक कार्य के दौरान विभिन्न प्रकार की क्रियाएं यानी एक्टिविटीज़ को संपन्न करते हैं। इन्हें मिंजबर्ग ने भूमिकाएं या रोल कहा है। उनके अनुसार भूमिका से आशय व्यवहारों को संगठित समूह, वहाँ पर कर लीजिए, ये जहाँ जहाँ बिंदी लगाना है ना वहाँ पर एक मात्रा लग गई है तो उसको सुधार कर लीजिए कि मिंजबर्ग के अनुसार भूमिका से आशय व्यवहारों के संगठित समूह, ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ बिहेवियर्स से है। नंबर 2, प्रबंधक की भूमिकाएं ऐसे साधन यानी मीन्स से है जिनके द्वारा नियोजन, संगठन, नियंत्रण आदि कार्यों को संपन्न किया जाता है। ये भूमिकाएं कर्तव्य, कामों यानी टास्क, दायित्वों यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्यभार यानी असेसमेंट आदि के संपर्क में होती हैं, जो प्रबंधकों के कार्यों, नियोजन, संगठन, नियंत्रण आदि के निष्पादन में सहायक होती है। अगला है, मिंजबर्ग के अनुसार कार्यात्मक दृष्टिकोण एक क्रिया या भूमिका दृष्टिकोण में कोई टकराव नहीं है, वरन ये दोनों दृष्टिकोण परस्पर सहायक एवं दूसरे के पूरक हैं। मतलब कुल मिलाकर मिंजबर्ग का ये रहा कि जो प्रबंध की